एमबीए एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन के चैप्टर से संबंधित जितने भी रूल हैं वो हम सब देख चुके हैं, डिटेल में देखा है हमने। प्रोनाउन के 10 प्रकार जो होते हैं उन सभी प्रकार को हमने देखा और उन प्रकार से संबंधित जितने भी रूल्स हैं उनकी हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है जब से हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब हम प्रोनाउन पर आधारित जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम पहली जो एक्सरसाइज करेंगे वो हमारी इस फॉर्मेट में होगी कि हमारा सेंटेंस जो है वो ABCD 4 पार्ट में उसे डिवाइड कर दिया जाता है। उनमें से तीन पार्ट में से किसी ना किसी पार्ट में या तो गलती होती है। यदि अगर गलती नहीं होती है तो हमें चौथा पार्ट जो नो एरर का होता है वो चुनना होता है। इस फॉर्मेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर SSC के एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है तो उसमें पाँच भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ई ऑप्शन भी मिलता है हमको। तो हम यहाँ पे चलिए हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं। हम यहाँ पे प्रोनाउन से संबंधित जितने भी रूल हैं उन सभी रूल को अप्लाई करेंगे। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि प्रोनाउन का कोई एक प्रकार का रूल जो है उस पर आधारित कोई क्वेश्चन, यानी सभी रूल्स का मिक्सअप है यहाँ पे। तो हम चलिए देखते हैं। यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा देखिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन जैसे ही हम चले तो हमारा, अगर हम पहले जो पहला प्रॉब्लम है उसमें देखिए हमारे कितने क्लाज हैं। पहले तो हमने क्लाज पहचानना सीखा था। तो चलिए हम पहले क्लाज देख लेते हैं। क्लाज को हम कैसे पहचानते हैं? क्लाज के लिए हमारी फाइनाइट वर्ब, एक सेंटेंस में जितनी फाइनाइट वर्ब होगी उतनी ही क्लाज है। और फाइनाइट वर्ब क्या होगा? वो वर्ब के सब्जेक्ट के जस्ट बाद होंगी। तो हमने पहले जैसे ही हम चले तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हमारे एंड के माध्यम से जुड़े हैं। उसके बाद एक वर्ब है वेंट, जो कि ये हमारा क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शा रही। चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब अगर सिंगुलर रहे तब भी वेंट ही होगा, प्लूरल रहे तब भी वेंट ही होगा। तो ये हमारी एक फाइनाइट वर्ब हो गई। अगर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि भाई हमारी ये क्लाज यहाँ तक चल रही है। तो हमारा क्लाज का अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा, इस क्लाज का ये हो गया सब्जेक्ट का पार्ट और ये हो गया प्रेडिकेट का पार्ट, जो कि यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे कैसे ख़त्म हो रहा है हमें पता चल रहा है। आगे देखेंगे तो हमें यहाँ कंजंक्शन बट दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही कंजंक्शन आया, हम जानते हैं कंजंक्शन एक से अधिक क्लाज को या एक से अधिक वर्ड को जोड़ने के लिए आता है। जैसे हमने ये एंड भी एक कंजंक्शन ही है, जो कि दो नाउन, एक नाउन और एक प्रोनाउन को जोड़ने के लिए आया है, नीलू और आई को। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि भाई हमने एक क्लाज को अलग करने के लिए कहा कि भाई जैसे ही हमारी एक क्लाज खत्म हो जाएगी तो उसके बाद एक हमारा क्या आएगा, एक हमारा कंजंक्शन आएगा। कंजंक्शन आ गया। तो अब हम देखेंगे ये क्लाज हमारी स्टार्ट होती है, लेकिन ये क्लाज हमारी देखेंगे, हमारी इस क्लाज की वर्ब, हमारी सब्जेक्ट जो है यहाँ है और इसकी वर्ब जो फाइनाइट वर्ब हमने कहा यहाँ है। तो बाकी चीज़ें क्या हो गई? बाकी चीज़ें हम देखेंगे। ये एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद यदि हम वर्ब प्रयोग करते हैं, देखिए अगर वर्ब हम एक ही सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब लाना चाहते हैं तो एक फाइनाइट वर्ब होगी पहली तो, और दूसरी क्या होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? या तो इन्फिनिटिव या जिरंड। तो इन्फिनिटिव के रूप में लाएंगे तो वर्ब के पहले क्या, वर्ब पहले टू लगा लेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। या हम अगर हम टू प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं और कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं तो उस प्रीपोजिशन के बाद हम वर्ब की ING फॉर्म रखते हैं। यानी टू के बाद वर्ब की ING फॉर्म जिसे हम जिरंड कहते हैं, वो भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो नहीं होती है। तो यहाँ आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद कमिंग लगा हुआ है। देखिए ये कमिंग हमारा क्या है, कमिंग हमारा यहाँ पे एक वर्ब है जो कि यहाँ प्रीपोजिशन का कार्य कर रही है। और कमिंग हमारी, हम जानते हैं ये क्या है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब से बनी हुई है। तो इसको भी ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो होम इसका ऑब्जेक्ट है। तो इन सब की चर्चा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई हमने देखा कि ये हमारा एक क्या है, एक हमारा प्रीपोजिशन है, ये हमारा एक जिरंड फॉर्म में एक नाउन है, और उसके बाद ये हमारा देख लेंगे हम ये। तो यानी ये प्रीपोजिशन के माध्यम से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ है और वर्ब यहाँ है।
ये ना हमारा एक क्लास यहाँ तक हो गया, ये आप देख लीजिए। अगली क्लास हम देखते हैं, तो विच से स्टार्ट हो गई, फिर से विच के बाद एक और वर्ब है वाज, तो यहाँ तक होगी हमारी एक और क्लास, विच वाज माई पॉकेट, एंड लग गया, फिर विच आया, फिर एक हमारी क्लास हो गई, चूंकि एक यहाँ पे भी, तो टोटल 4 क्लास है हमारी, इसमें 4 क्लास है। कुछ क्लास हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, जैसे ये एंड से जुड़ी हुई है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंजंक्शन का प्रयोग ही नहीं किया गया इस तरफ यहाँ पे। तो हमने पढ़ा था कि कई जगह कंजंक्शन को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, बिना कंजंक्शन के भी हम सेंटेंस को अलग कर लेते हैं। तो जहाँ आपको वर्ब दिखाई दे और उसकी सब्जेक्ट दिखाई दे, उसके पहले उसका सब्जेक्ट दिखाई दे, तो आप समझ लें। चलिए हम इसका मतलब देखते हैं। नीलू, हमने नीलू और आई देखा हमने, तो नीलू है थर्ड पर्सन का सिंगुलर, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और सिंगुलर है, ठीक है ना। और ये फेमिनिन जेंडर का नीलू एंड आई। देखिए हमने कहा था अगर एक साथ में कई प्रोनाउन आए या एक नाउन या प्रोनाउन आए तो क्रम क्या होना चाहिए, 2 3 1 होना चाहिए, और अगर कोई गलती से स्वीकार की जा रही तो 1 2 3 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 3 1 होना चाहिए, तो अगर 2 आया ही नहीं, ये 3 है ये 1 है, तो क्रम देखिए इस तरीके से क्रम होना चाहिए। नीलू एंड आई वेंट टू मार्केट, यानी नीलू और मैं जो है मार्केट गया था फॉर परचेजिंग। देखिए ये यहाँ प्रीपोजिशन लगी है, तो देखिए वर्ब लगा है, परचेज मतलब होता है खरीदना, और इसमें आईएनजी लगा दिया तो इसे नाउन बना दिया गया, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन चाहिए और जीरंड फॉर्म वाला ये नाउन है, यानी खरीदारी के लिए गए थे, यानी नीलू और मैं मार्केट खरीदारी के लिए गए थे। बट लेकिन आफ्टर कमिंग होम, यानी घर आने के बाद, घर आने के बाद बी फॉरगेट, हम भूल गए थे विच वाज माई पॉकेट, यानी कौन सा, हमने कहा था कि अगर 2 चीज़ें हों तो उनमें से यदि हमें चुनना हो तो विच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पॉकेट का चुनाव किया जा रहा है कि भाई नीलू की पॉकेट है और हमारी पॉकेट है, हम दोनों पॉकेट में हम चुनना चाहते हैं ये कौन सी नीलू की है कौन सी हमारी है। तो हम कहेंगे भाई ये देखिए विच लगाया गया, इसलिए विच वाज, क्योंकि अब देखिए ये विच वाज, चूंकि इसका सब्जेक्ट ये देखिए यहाँ किसके लिए आ रहा है, पॉकेट के लिए आ रहा है। विच वाज माई पॉकेट, यानी मेरी पॉकेट कौन सी है, एंड विच वाज हर, विच वाज, यह तो हम लगाते हैं यहाँ देखिए क्या है, हम कहना चाहते हैं कौन सी पॉकेट मेरी है और कौन सी पॉकेट उसकी है। तो हर के बाद यदि क्या, ये हर के बाद में क्या लगाएं, पॉकेट लगाएं, अच्छा सॉरी पैकेट है, पॉकेट में पैकेट, यानी पैकेट, दोनों लोगों ने पैकेट खरीदा था लेकिन दोनों का अलग अलग पैकेट था। अब वो ये भूल गए कि कौन सा पैकेट हमारा है कौन सा पैकेट उसका है। तो पैकेट है, देखिए पैकेट पे अधिकार जताने के लिए, और हम जानते हैं एक ही सेंटेंस में अगर एक बार नाउन का प्रयोग कर लिया गया है तो अगली बार उसका उसी सेंटेंस में जो है नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हम, मतलब नहीं करने का प्रयास करेंगे। तो इसका मतलब कि इसकी जगह क्या कर सकते हैं हम, या तो प्रोनाउन प्रयोग कर लें, क्योंकि भाई अगर हम करते तो हर पॉकेट कहना पड़ता, हर पैकेट कहना पड़ता, पैकेट है हर पैकेट। लेकिन अब देख रहे हैं हम हर पैकेट, हर लगाने के बाद हम और काम चला सकते हैं, कैसे, नाउन को नहीं रिपीट करना है तो पॉजेसिव प्रोनाउन प्रयोग कर ले, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज हर्ष हो जाएगा, क्योंकि सी का जो पॉजेसिव केस है वो क्या होगा, नीलू के लिए हर्ष होगा ना। आई के लिए तो माई पकड़ लग चुका है तो उसके लिए हर्ष होगा, यानी हमें यहाँ प्रोनाउन का प्रयोग करना है ना कि नाउन का, क्योंकि ये जो नाउन आ चुका है जिस पे पोजीशन दर्शाना था, ऐसे ही जो नीलू है नीलू के लिए पोजीशन दर्शाना था पॉकेट पे, पॉकेट को दोबारा नहीं लिखना है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे। अगला हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा जो है इसमें क्या है कि सम इज सो परफेक्ट इन देयर वर्क, यानी कि हम कह रहे हैं कोई भी क्या है, सो परफेक्ट मतलब इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है इन देयर वर्क, अपने काम में, दैट दे डोंट नीड अदर्स हेल्प, मतलब कि वे क्या है, वे नहीं चाहते हैं दूसरों की हेल्प। अगर हम यहाँ नाउन और प्रोनाउन पहचानने की कोशिश, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो हमारी ये क्लास चल रही है और ये क्लास खत्म होगी जैसे ही कंजंक्शन आएगा, ये कंजंक्शन आ गया हमारा, ये दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई और ये क्लास अब इसका सब्जेक्ट रहा दे, ये कंजंक्शन है हमारा। अब दे के बाद दे डोंट नीड अदर्स हेल्प, यहाँ तक ये हो गया हमारा दूसरा। हेल्प यहाँ पे क्या है भाई, ए अदर्स का हेल्प जो नाउन है इस पे पोजीशन दर्शाया जा रहा है और अदर्स प्लूरल फॉर्म में है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, प्लूरल के बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा करके छोड़ देते हैं,
तो हो गया अदर्स लेफ्ट, यानी दूसरों की हेल्प वो नहीं चाहता है, ये हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे गलती क्या, देखिए सम है, सम का मतलब यहाँ कोई पर्सन से लिया जा रहा है। सम देखिए, सम से वस्तु को भी दर्शाया जा सकता है, सम से जो है पर्सन को भी दर्शाया जा सकता है। सम का मतलब होता है कुछ, और कुछ को हम एक से अधिक मानते हैं यानी प्लूरल मानते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, इज ना होकर के आर होना चाहिए, यानी सम आर सो परफेक्ट, यानी कोई भी इतना परफेक्ट है अपने काम। देखिए ये देयर भी बता रहा था कि एक से अधिक लोग हैं, क्योंकि हम देखिए सम की जगह पर अगर लगाते, तो अगर पर्सनल प्रोनाउन लगाते दे लगता, तो दे के हिसाब से देयर लगा, देयर वर्क। तो आगे भी हमें संकेत मिलता रहेगा, कोई ना कोई हमारा ऐसा वर्ड बताता रहेगा जो उनके लिए प्रयोग हुआ रहेगा कि ये आपको क्या लगाना है वहाँ पे। तो इज की जगह आर होगा यहाँ पे। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, राम वांट्स, देखिए सिंगुलर है, राम वांट्स लग गया, राम वांट्स एवरीथिंग इन एन एब्सोल्यूट वे, ये हमारी एक क्लास हो गई। कंजंक्शन लगा बट नथिंग, दूसरा क्लास शुरू हो गया, नथिंग आर डिस्पोटिक इन दिस वर्ल्ड। तो हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है। अच्छा हम ध्यान दीजिए, आप यहाँ कहाँ पहचानने की कोशिश करेंगे, नाउन या प्रोनाउन कहाँ मिल सकता है, सब्जेक्ट जगह पे। तो राम है, वर्ब इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मिल गया एवरीथिंग, ठीक है। राम चाहता है प्रत्येक चीज़ें, अब एक प्रीपोजिशन के माध्यम से नाउन जोड़ दिया गया, क्या, वे, एब्सोल्यूट वे, यानी राम प्रत्येक चीज़ें, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरी तरीके से, यानी पूर्ण रूप में चाहता है, पूरी पूरी तरीके से चाहता है, यानी अपने नियंत्रण में। राम प्रत्येक चीज़ चाहता है कि हमारे नियंत्रण में रहे, हम कहना चाहते हैं राम प्रत्येक चीज़ें चाहता है एब्सोल्यूट वे में, यानी एकदम अपने कब्जे में है, समझ लीजिए, ठीक है, इस तरीके से चाहता है। बट लेकिन हम कह रहे हैं, लेकिन नथिंग, यानी कोई भी चीज़ क्या है, निरंकुश नहीं है इस वर्ल्ड में, हम कहना चाहते हैं। निरंकुश मतलब जिस पर किसी का, मतलब निरंकुश ऐसी चीज होती है जिस पर किसी का जो है बस ना हो, ठीक है ना। कोई भी चीज यहाँ निरंकुश नहीं है, यानी अंकुश सब पे है, सब पे कोई ना कोई बंधन है, रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि ये किसी के बस में हर चीजें नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर, कोई भी चीज क्या है, हम कोई भी चीज देखिए ये सिंगुलर दिखा रहा है, नथिंग मतलब सिंगुलर, तो यहाँ इज लगाएंगे ना कि यार। कोई भी चीज़ क्या है इस वर्ल्ड में वो नहीं। अच्छा एक बात की और हम यहाँ चर्चा करेंगे कि भाई हमने बट वाला देखा था, बट वाला जो रूल देखा था हमने, वहाँ पे आप ध्यान देंगे बट जो था वो प्रोनाउन बन रहा था, बट हमारा कंजंक्शन भी होता है। हम जब कंजंक्शन पढ़ लेंगे तब जानेंगे। देखिए वैसे भी आप यहाँ देखेंगे, और उस केस में जो बट प्रोनाउन हो रहा था वहाँ पे हमने एक अलग तरीके से अर्थ निकाला था वहाँ, और बट वहाँ प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ में अगली क्लास का सब्जेक्ट भी होता था। यहाँ देखिए इसके बाद सब्जेक्ट अगली क्लास का पड़ा हुआ है नथिंग, ना कि ये। तो ये वो वाला बट नहीं है, ये बट यहाँ पे क्या है, हमारा कंजंक्शन की तरह प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है ये, बट नथिंग। अब हमने ये देख लिया, अगला सेंटेंस देखते हैं हम। अगला सेंटेंस हमारा है, यहाँ पे कहा जा रहा है फ्यू ऑफ हिम। अब फ्यू का मतलब होता है, देखिए फ्यू आता है काउंटेबल नंबर के साथ, यानी अगर किसी चीज़ की आप गिनती कर सकते हैं तो आप लगाते हैं फ्यू। अगर किसी चीज़ की गिनती नहीं कर सकते, अगर अनकाउंट, फ्यू का मतलब होता है कुछ, कुछ वो भी इतना जो नगण्य हो। नगण्य का मतलब ऐसी, नगण्य मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि इतनी ज़्यादा है जिसकी गिनती ना की जा सके। नगण्य का मतलब इतना है कि, फ्यू का मतलब नगण्य, नगण्य का मतलब ये है कि भाई वो काउंट करने योग्य ही नहीं है, इसका मतलब बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। फिर भी उसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन हम उसको मानेंगे कि है ही नहीं। जैसे हम कहें भाई एक, अगर हम कहें जो है, अगर हम कहें भाई हमें 1 लाख रुपए चाहिए, और उसमें से हम कहें भाई हमारे पास किसी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, हम कहें भाई हमारे पास 5 रुपए हैं, 1 लाख की ज़रूरत है, 5 रुपए हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई, नगण्य है उसके सामने। जहाँ 1 लाख की ज़रूरत है और 5 रुपए क्या है, तो ये नगण्य है, तो फ्यू है। हम कहेंगे भाई कोई 1 लाख रुपए हमसे मांग रहा है, हम कहेंगे भाई हमारे पास कुछ रुपए हैं यार, और उसने पूछा कितना है, 5 रुपए हैं, तो 5 रुपए कितना होता है, मतलब उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो फ्यू इस सेंस में उपयोग होता है। ऐसे ही लिटिल जो होता है, लिटिल, लिटिल होता है मात्रा बताने की, जैसे हम गिलास में कितना पानी है, तो गिलास में हम कहेंगे भाई कि कुछ पानी है, कुछ का मतलब 1 या 2 बूंद है। अगर 1 या 2 बूंद है तो क्या हो जाएगा, ये लिटिल प्रयोग करेंगे हम। लिटिल का मतलब होता है इतना है जिससे काम नहीं चल सकता है, कुछ है लेकिन नगण्य है। तो हम यहाँ पे फ्यू का मतलब है कुछ, लेकिन कुछ इतना कि उसको हम ना के बराबर मान सकते हैं, लेकिन कुछ जो होगा
अब देखिए हमने ये इसका रिलेशन आप से जोड़ा हुआ है, हम इनमें से कुछ कहना चाहते हैं, इनमें से कुछ, यानी हम कहें कि मान लो एक जगह पे 100 लोग इकट्ठे हैं, हम इनमें से 2 लोगों को लाना चाहते हैं कुछ करवाने के लिए, तो हमने कहा अब क्या कहेंगे, कहेंगे उनमें से कुछ, यानी इनमें से कुछ को हमने पकड़ा है। हम एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको यहाँ एग्जैक्ट दिखा रहे हैं। जैसे हम कहें यहाँ सैकड़ों की भीड़ है, मतलब 100, चलिए एग्जैक्ट हम बताते नहीं हैं, सैकड़ों लोग हैं, इसमें से हम 2 लोग को, लगभग 2-3 लोग लाना चाहते हैं, यानी कुछ लोग लाना चाहते हैं। अब वो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, अब ये जो यहाँ ढेर सारे लोग हैं, इनके लिए यदि हम पर्सनल प्रोनाउन लगाना चाहें तो सब्जेक्टिव केस क्या लगेगा, दे लगेगा, क्योंकि भाई ये कई लोग हैं, दे हम लगाएंगे, दे लगाएंगे, या अगर दो मतलब हम लगाना चाहें तो अस लगाएंगे, और ये प्रीपोजिशन के बाद है तो अगर हम वी का ऑब्जेक्टिव के अस लगाएंगे या देम लगाएंगे, और उनमें से ये जो ले रहे हैं, इनको फ्यू को ले रहे हैं, फ्यू लगाएंगे। तो यहाँ हिम नहीं हो सकता है, हिम से तो एक लोग को दर्शाया जाता है, मतलब ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम। अगर एक ही व्यक्ति है, उनमें से कुछ कैसे ले सकते हो, तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए हमारा देम होना चाहिए या अस होना चाहिए, यानी फ्यू ऑफ देम होना चाहिए या फ्यू ऑफ अस होना चाहिए, यानी उनमें से कुछ की हम बात कर रहे हैं, तो वो ढेर सारे लोग होने चाहिए, ना कि जो है एक लोग होना चाहिए। यहाँ एक लोग को दर्शाया जा रहा है, और बात इसमें किसकी होती है, प्रीपोजिशन पहले जो रहता है ये सब्जेक्ट बनता है। तो अब देखिए उनमें से कुछ क्या है, ये एग्री हैं, देखिए ये एक से अधिक नंबर है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगी है, यस यस नहीं जुड़ा है, यानी उनमें से कुछ एग्री हैं विद विद दी सजेशन, यानी जो सजेशन दिया गया उसके साथ जो है कुछ लोग क्या हैं, एग्री हैं उस सजेशन पे। अब देखिए दैट आया अगला, दैट हमारा अगली क्लास में, देखिए इसके बाद सीधे वर्ब शुरू हो रही है, यानी इस क्लास का ये एक तो सब्जेक्ट भी है, और दूसरे नंबर क्या है, इस क्लास के लिए सब्जेक्ट भी है और कंजंक्शन भी है, यानी ये रिलेटिव, अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो या तो सब्जेक्ट नाउन रहता है या प्रोनाउन रहता है, तो ये क्या है, ये इसका मतलब प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आ रहा है, इसके पहले इसका एंटीसीडेंट यहाँ पे सजेशन है, तो यानी सजेशन के लिए आ रहा है, यानी उनमें से कुछ उस सजेशन पर सहमत हैं जो जो दिया गया था, किसके द्वारा, एमडी के द्वारा, उस एमडी के द्वारा जो सजेशन दिया गया था वो उस पर सहमत है। तो हमने क्या गलती देखी यहाँ पे, हिम न हो करके। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं प्रोनाउन की गलतियां यहाँ भी दी जाती हैं, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस की गलती, कभी ऑब्जेक्टिव, यहाँ हम चाहिए ऑब्जेक्टिव केस तो है सब कुछ, लेकिन यहाँ देखिए इसके हिसाब से गलती है यहाँ पे कि भाई यहाँ देम होना चाहिए। आगे हम देखते हैं, अब देखिए ये हमारा है, हमने पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, साथ में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने देख लिया था। हमने कहा था अगर इसके बाद एक नाउन है तो वो क्या होगा, एक नाउन है तो ये, तब अगर इसके बाद एक नाउन रख दिया हमने तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। अगर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने देखा दिस, दिस एक नंबर सिंगुलर को दर्शाता है, इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा। लेकिन दैट, दैट भी है, इसके बाद एक सिंगुलर नाउन आएगा। लेकिन दीज और दोज ऐसे हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, हम कहेंगे अगर इनके बाद नाउन आ रहा है तो ये इनके बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, ना कि सिंगुलर। तो देखिए यहाँ काइंड अब लगा रहे हैं, काइंड गलत है, काइंड्स होना चाहिए, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, यानी कई वस्तुएं, उन वस्तुओं में से कुछ की प्रकार की बात हो रही है, यानी वस्तुओं के कुछ प्रकार, यानी दीज काइंड्स, यानी उन वस्तुओं के ये प्रकार हम कह रहे हैं, वे प्रकार आर नॉट। देखिए अभी काइंड्स रहेगा, चूंकि इसी की बात चलेगी, यही सब्जेक्ट बनेगा प्रीपोजिशन के पहले वाला, तो देखिए यहाँ आर वर्ब भी लग रही है, अगर काइंड होता तो इज रहता है ना, तो दीज के बाद पहले बात एक काइंड्स होना चाहिए, तो गलती ए पार्ट में हो गई हमारी, तो यहाँ होगा दीज काइंड्स आर नॉट प्रॉपर टू चेंज, यानी दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, यानी इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो उचित प्रकार से नहीं, आर नॉट प्रॉपर, यानी उचित नहीं है, टू चेंज यानी चेंज करने के लिए उचित नहीं है, एट सच एन इनिशियल स्टेज, यानी कोई चीज़ है, हम कह रहे हैं कि उसमें से कोई चेंज करना चाहता है, इनिशियल स्टेज पे ये कोई चीज़ शुरुआती अवस्था में ही है, लोग उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जो प्रॉपर चल रहा है उसमें चेंजेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई ये क्या है, ये प्रॉपर, ये उचित नहीं है इस प्रकार के चेंजेस करना इसमें, ऐसे सेंटेंस में यहाँ बोला जा रहा है। सच के बाद देखिए एक, अगर हमने कहा था सिंगुलर नाउन आ जाए तो एन लगाते हैं सच और नाउन के बीच में, सच एन इनिशियल स्टेज, ऐसे है देखिए, सच का मतलब हो गया इस प्रकार, इस प्रकार का इनिशियल में प्रारंभिक, और ये अवस्था। आगे हम देखते हैं अगला सेंटेंस है एवरी वन हैज़ टू गो, यानी प्रत्येक लोगों को जाना पड़ता है, जाना पड़ता है,
फ्रॉम दिस मॉर्टल वर्ल्ड। मॉर्टल मतलब होता है मरणशील जो दुनिया है, यानी जिस जगह पे लोग मरते हैं, यानी मरणशील दुनिया आप कह सकते हैं। यानी इस जो मरणशील दुनिया है, देखिए सिंगुलर था, मॉर्टल वर्ल्ड जो है, देखिए वर्ल्ड जो नाउन है सिंगुलर है, तो इसको दर्शाने के लिए ये देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लग रहा है। मॉर्टल वर्ल्ड को आप एक साथ पढ़ेंगे कि ये क्या है, एक नाउन का कार्य कर रहा है, यानी मरणशील दुनिया। हम कह रहे हैं प्रत्येक लोग को जाना पड़ता है इस मरणशील दुनिया से, बिकॉज देखिए ये आ गया एक कंजंक्शन हमारा, बिकॉज। अब अगला क्लास हो गया नन आर मॉर्टल। नन मतलब होता है नो वन, नो वन मतलब कोई भी एक, मतलब हम कहें कोई भी, इसके लिए कहते हैं कोई क्या है, कोई कहते हैं कोई, कोई अमर नहीं है, मॉर्टल मतलब अमर समझ लीजिए, कोई भी, हम कह रहे हैं कोई इमॉर्टल नहीं है, भी नहीं कहेंगे यहाँ, कोई अमर नहीं है। तो यहाँ पे एक लोग को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है, तो यहाँ इज होना चाहिए ना कि आर। नन का मतलब होता है कोई एक, नो वन। यानी कि आगे हम देख लेते हैं अगला सेंटेंस हमारा। अगला सेंटेंस हमारा क्या कहता है, अगला सेंटेंस हमारा है ही फॉर, जैसे ही फॉरगॉट। अब देखिए पास्ट फॉर्म में ही फॉरगॉट, वह भूल गया था, यानी वह भूल गया था, वह भूल गया था whom। अब देखिए ये भूल गया था, उसके बाद एक कंजंक्शन आ गया हमारा। अब ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन भी है, अगले क्लास में देखिए क्या काम कर रहा है, देखिए अगले क्लास में ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। whom you promised, यानी जिसको तुमने प्रॉमिस किया था, टू मीट मिलने का, टू मीट विद हर, टू मीट विद हर यानी मिलने का, उसके साथ मिलने का तुमने जिससे वादा किया था, इसके लिए कहा जा रहा है देखिए यहाँ पे। तो whom इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके बाद एक सब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए होता है भाई, अगर क्लास को जोड़ना है तो whom ही लगाएंगे, यानी यहाँ हमारी कोई गलती नहीं है। ध्यान समझिए आप, यहाँ पे क्या हुआ देखिए, हम कह रहा था वह भूल गया था, whom you promised जिसको तुमने प्रॉमिस किया था मिलने के लिए, उस मतलब टू मीट विद हर, उसके साथ मिलने के लिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं देखिए, यहाँ पे ये हो गया whom, चूंकि ऐसे भी देख सकते हैं हम, ये क्या है, ये क्लास जो अगली शुरू हो रही है, ये क्लास हमारी यहाँ जाकर खत्म हो रही है, इसमें सब्जेक्ट भी, अगर सब्जेक्ट थी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अगला हम देख लेते हैं, अगला सेंटेंस हमारा है आई आस्क्ड हर मैनी क्वेश्चंस। आई आस्क्ड हर मैनी क्वेश्चंस, ये हमारा एक क्लास हो गया, बट कंजंक्शन लग गया, फिर देखिए एक सब्जेक्ट हुआ नन ऑफ दी आंसर्स बर करेक्ट। दूसरी क्लास हमारी ये होगी नन ऑफ दी आंसर बर करेक्ट। तो दो क्लास इसमें है, पहली क्लास में देख लेते हैं, सब्जेक्ट है पास्ट फॉर्म में, ठीक है। आई आस्क्ड हर, मैंने पूछा था उससे मैनी क्वेश्चन, मैनी के बाद देखिए प्लूरल लगना चाहिए नाउन, मैंने उससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे थे, बट लेकिन। अब देखिए इसके बाद ये खुद सब्जेक्ट नहीं बन रहा है अगली क्लास में, अगर सब्जेक्ट बन रहा होता तो हम इसे प्रोनाउन मानते हैं। अभी ये क्या है, हम कहेंगे इसे, ये हमारा कंजंक्शन है। नन ऑफ दी आंसर्स, देखिए यहाँ पे क्या कर, ढेर सारे आंसर्स में से कोई भी एक नहीं, हम करें कोई भी एक, यानी कोई एक नहीं, हम कहेंगे कोई एक नहीं, मतलब हम कहें एक भी नहीं, हम कह लें नन मतलब एक भी नहीं, ऐसा नन मतलब एक नहीं, मतलब ढेर सारे आंसर्स में से एक भी नहीं, एक भी नहीं, यानी एक बार में एक की बात कर रहे हैं, वाज करेक्ट होना चाहिए ना कि नन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट बना प्रीपोजिशन के पहले आने वाला, तो यहाँ वाज करेक्ट होना चाहिए ना कि बर करेक्ट होना चाहिए। आंसर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई हम सब्जेक्ट किसको मानते हैं, प्रीपोजिशन के पहले जो आया हुआ नाउन या प्रोनाउन है उसको हम मानते हैं, ना कि आंसर्स हमारे यहाँ पे, या आंसर्स को जोड़ करके दे दिया कि आपको लगेगा सही है। आगे देखते हैं, रोहन वाज ड्राइविंग सो रेसली, यानी रोहन जो है इतनी इतनी तेज चला रहा था, इतनी तेज ड्राइविंग कर रहा था कि ही हिट, इसने उसने हिट किया कर दिया था, ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है, उसने हिट कर दिया था हिम, उसने हिट कर दिया था उसको। अच्छा हिट एक ऐसी वर्ब है, हमने देखा था कुछ वर्ब हमारी ऐसी हैं जिसके बाद अगर प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस रहता है, ना कि उसका ऑब्जेक्टिव केस। तो हिम न लगा के हिमसेल्फ लगाना पड़ेगा, कि उसने हिट कर दिया था, स्वयं को हिट कर दिया था। एंड आल्सो क्रिएटेड डेंजर फॉर अदर्स, और साथ ही क्या किया था, क्रिएट कर दिया था डेंजर, यानी खतरा, किसके लिए, दूसरों के लिए, यानी उसने खुद को तो हिट कर ही लिया था और साथ में ही दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर दिया था, खतरा बना दिया था।
तो हम देखेंगे गलती कहाँ है हमारी, ये हिमसेल्फ होना चाहिए ना कि। तो इस तरीके से हमें कुछ वर्ब भी याद रखने पड़ेंगे कि इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव हमारा जो प्रोनाउन होता है वो यूज होता है, ना कि हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ देखिए कि रहीम, देखिए रहीम फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ये हमारा एक क्लास हो गया। रहीम उस एग्जामिनेशन में क्या हुआ था, फेल हो गया था। एंड कंजंक्शन लग गया। अब अगली क्लास आएगी, ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया था। दैट, फिर एक कंजंक्शन लग गया, देखिए फिर एक क्लास आएगी, दैट ही वाज रिस्पॉन्सिबल हिमसेल्फ, यानी वह उत्तरदायी था, स्वयं उत्तरदायी था, फॉर दिस फेलर, यानी इस फेल्योर के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल था, यानी इस असफलता के लिए वह स्वयं क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। हम इस चीज़ को यहाँ पे क्या कह सकते हैं भाई, ये अगर इस तरीके से प्रयोग हुआ है तो ये क्या हो गया, अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, जो घूम करके इसी ही को बता रहा है। लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत है इम्फैटिक प्रोनाउन की। इम्फैटिक प्रोनाउन क्या करता है, वो जिसके लिए प्रयोग हो रहा था उस पर जो है जोर डालने का प्रयास करता है। हम जोर डाल करके यहाँ कहना चाहते हैं वह खुद ही, हम कहेंगे वह खुद ही, वह स्वयं ही क्या था, इस असफलता के लिए जिम्मेदार था। तो हम इस हिमसेल्फ को कहाँ होना चाहिए, ही के जस्ट बाद, यानी ही के यहाँ पे, ही के बाद होना चाहिए हिमसेल्फ, उसके बाद होना चाहिए रिस्पॉन्स, वाज रिस्पॉन्सिबल। तो हम इस तरीके से प्रयोग करेंगे, यानी इम्फैटिक प्रोनाउन की तरह इसे उपयोग करेंगे। और इम्फैटिक प्रोनाउन के केस में उपयोग होने पे ये जिस सब्जेक्ट के लिए उपयोग हो रहा है उसके बगल में रहता है। तो हम यहाँ पे ज़रूरत है हमें इम्फैटिक प्रोनाउन की, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो इस तरीके से हमने देखा, आज 10 क्वेश्चन हमने देखे हैं। अब अगले पार्ट में आगे हम देखेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से सारी चीज़ों से मिले हुए क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, पहले हमारा फोकस होना चाहिए, जब तक आप जो है क्लासेज नहीं अलग कर पाएंगे, तब भाई क्लास आप जब अलग करना जान पाएंगे तभी आप, चूँकि एक क्लास में एक सब्जेक्ट होगा, हो सकता है उसमें ऑब्जेक्ट भी हो, क्योंकि क्लास का निर्माण होने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब का होना आवश्यक है। बाकी उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं भाई, आगे प्रीपोजिशन से जुड़ करके नाउन जुड़ सकता है, आगे ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको पहले तो पहचानने ये आना चाहिए कि भाई एक सेंटेंस में कितनी क्लासेज जुड़ी हैं, और ये इसमें हमारी हेल्प क्या कर रहे हैं, इसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं कि भाई हमारी एक क्लास आरंभ होती है, उसका सब्जेक्ट तो मिल ही जाता है हमें पहले, उसके बाद वर्ब मिल जाती है, लेकिन वो क्लास हमारी ख़त्म कहाँ हुई ये हमारा ज़्यादातर बताते हैं क्या, हमारे कंजंक्शंस बताते हैं। लेकिन हमने ये भी बात किया कभी कभी कंजंक्शंस बिना, मतलब कंजंक्शंस का प्रयोग बिना किए, यानी कंजंक्शंस को हटा दिया जाता है, दूसरी क्लास को डायरेक्ट रख दिया जाता है। कभी कभी कंजंक्शंस भी हटा दिए जाते हैं हमारे। अगर कंजंक्शंस हमारे हटा दिए गए हैं तो हम कैसे समझ पाएंगे कि अगली क्लास शुरू हो गई। तो हम देखेंगे कि हमारी एक वर्ब आएगी। भाई आप ऐसे देख सकते हैं ना, जैसे हम कहीं पे भी पहचानते हैं, हम यहाँ से चले, ये फॉरगॉट पहली वर्ब मिली हमें, आगे चलते हैं तो हमें ये सब्जेक्ट जैसा दिख रहा है, उसके बाद एक वर्ब दिख रही है। भाई पहले तो आपको वर्ब पहचानना आना चाहिए, यानी वर्ब जो है, वर्ब का रूप आपको पता होना चाहिए। जैसे ये मीट भी एक वर्ब है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या ये वर्ब हमारी, क्योंकि वर्ब किस रूप में हो सकती है, वर्ब हमारी अगर वर्ब के पहले टू लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, ये इन्फिनिटिव बन गई, और ये अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और एक ही क्लास में एक फाइनाइट वर्ब के बाद अगली जो वर्ब आती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, यानी इन्फिनिटिव होगी या जिरंड होगी। तो इससे तो फर्क, ये क्लास नहीं बताएगी, क्लास कौन बताएगी, ये बताएगी। देखिए इसके पहले आपको एक सब्जेक्ट भी मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, अगर बिना सब्जेक्ट के मिल रहा है तो हो सकता है ये, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म के जैसे ही किसी किसी वर्ब की होती है, तो हो सकता है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो। तो ज़्यादातर क्या मिलेगा, हमारा सब्जेक्ट भी साथ में मिलेगा और उसके साथ वर्ब मिलेगी, यानी जहाँ सब्जेक्ट के साथ वर्ब मिल रही है, बल्कि चाहे ये कंजंक्शन ना ही हो, कंजंक्शन हमारा ना हो, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा जो कंजंक्शन की तरह कार्य कर रहा है वो ना हो, तब भी हम मान लेंगे ही फॉर, बाई ये हमारा सब्जेक्ट चला, ये वर्ब चला, उसके बाद एक और फिर से सब्जेक्ट आ गया, हम देखेंगे। आप इसे इसका ऑब्जेक्ट भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया इसे, तो आपको अगली वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ लाओगे फिर अगली आप, इससे बेहतर है आप अगली वर्ब का इसे सब्जेक्ट मान लीजिए, और अर्थ बनाते समय अर्थ बनेगा अपने आप ही। जैसे हम देखेंगे भाई यहाँ पे आई आस्क कहा, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, देखिए ये अब हम इसे ऑब्जेक्ट मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि इसके ठीक बाद वर्ब नहीं है, और अगर वर्ब होती तो ये सब्जेक्टिव केस में होता, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में।
अगर वर्ब के बाद अगर वो है तो ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन अगर यहाँ यू होता तो यू तो ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस में एक ही समान है। तो आप देख लेते भाई इसके बाद भी अन्य वर्ड जो हैं वो हमारे वर्ब नहीं बन रहे हैं ना। अगर सब्जेक्ट होता तो उसके ठीक बाद वर्ब होती। तो हम यहाँ तक चले, जैसे हमें अगले कंजंक्शन दिख गया, कंजंक्शन दिख गया, या हम अगर कंजंक्शन ना होता ये हमारा, तो हम आगे चलते और हमें यहाँ जहाँ वर्ब दिखती उसके ठीक पहले हम सब्जेक्ट ढूंढने का प्रयास करते तो ये हमारा सब्जेक्ट मिल जाता। तो ये हमारी एक क्लास हो गई। इस तरीके से हम क्लास को पहले पहचानना सीखें, क्योंकि हम क्लास पहचानेंगे तभी जान पाएंगे कि उस क्लास के पास एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट की जगह पे ही नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट अगर उसने ले रखा है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन या प्रोनाउन मिल सकता है हमें। ऐसे ही हम देखेंगे एक प्रीपोजिशन के बाद एक हमारा नाउन हो सकता है या नाउन की जगह पे प्रोनाउन हो सकता है। या हम देखेंगे एक दो नाउन एक साथ प्रयोग हो रहे हैं और एक नाउन पे दूसरे नाउन का अधिकार जताने का प्रयास किया जा रहा है। भाई दो नाउन अगर साथ में प्रयोग हो गए और दोनों मिल करके एक ही बात को नहीं बता रहे, कभी कभी कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं कि दो वर्ड एक साथ मिल करके, जैसे हमने पढ़ा था एक ही शब्द, जैसे स्ट्रीट लैंप कह लें। स्ट्रीट मतलब गलियां होती है, लैंप मतलब होता है जो वहाँ पे जो दीपक है उसमें चलते हुए बत्तियां जो हैं, तो स्ट्रीट लैंप एक ही बात को बता सकते हैं। तो ये इनसे हम एक ही मान सकते हैं। लेकिन अगर हम कह लें मोहन कह लें और बुक कह लें, मोहन कह लें और बुक साथ में लगा दें, क्या ये दोनों एक बात को दर्शा सकती हैं? नहीं दर्शा सकती हैं। तो अब हमें लगाना होगा एपोस्ट्रॉफी और ये बनाना होगा, इससे इसका अधिकार जताना होगा। और हम जानते हैं इनको रिप्लेस करके पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो ऐसी केस में अगर एक नाउन दिख रहा है तुम्हें, एक नाउन दिख रहा है, उसके पहले अगर लगा हुआ है कोई प्रोनाउन लगा हुआ है, तो प्रोनाउन ना होकर के वो क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव रूप होना चाहिए अगर उसके बाद नाउन मिल रहा है तो ये आप देखेंगे जहाँ पे ऐसा मिले आप वहाँ पे तुरंत खोजेंगे कि भाई एक नाउन हमें दिख रहा है, ये बुक है हमारे पास। अब यहाँ पे लगा हुआ है, अगर हिम लगा हुआ है, गलत है भाई, प्रोनाउन नहीं लगा सकते हम। इसके पहले क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो हिज होना चाहिए ना कि हिम होगा। तो ये आप देखेंगे। तो ऐसी चीज़ें हमें ढूंढनी है भाई, कहाँ गलतियाँ हैं, ये हम ढूंढ करके वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। हम यहाँ पे ऐसे ही ढूंढ सकते हैं हर जगह पे। हम ऐसे आगे देखते रहेंगे। चलिए अभी यहीं पे आज रखते हैं।